Hi guys, so in this video I'm going to cover a company from affordable housing finance segment से that is Home First Finance. ठीक है, अभी होम फर्स्ट फाइनेंस का अगर देखूँ तो दे आर प्रेजेंट इन 13 स्टेट्स एंड कहाँ पे करता है लेंडिंग टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में. एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट लोन अमाउंट वुड बी 10 लाख रुपीज़ के आसपास एंड वो लेंडिंग करता है फॉर होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया एंड दे बेसिकली केटर टू लोअर इनकम ग्रुप जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं. इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द ग्रुप में सेगमेंट में केटर करता है. ठीक है, एंड ये सेगमेंट इज ग्रोइंग अराउंड 15 to 20%. ये पूरा सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का इट इज़ ग्रोइंग अराउंड 15 to 20%. एंड सब कंपनीज देखो इन दिस सेगमेंट, आप देख लो एप्टस हो गया, आवास हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया एंड होम फर्स्ट. तो ऑल दीज कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स. सबका ग्रोथ आ रहा है 20, 25, 30, 35% के आसपास. अभी होम फर्स्ट का एयूएम का साइज इज अराउंड 12,700 करोड़ एंड उनका एयूएम का ग्रोथ था 31% वाई. तो बहुत ही अच्छा नंबर है इन टर्म्स ऑफ एयूएम ग्रोथ. ठीक है, इनका डिसबर्समेंट्स का ग्रोथ था 21% फॉर FY25 पूरा. एंड अगर Q4 का ही देखूँ स्पेसिफिकली तो दैट वाज अराउंड 16%. तो थोड़ा कम था बट ठीक है, मतलब अराउंड या ग्रोइंग अराउंड 30% का एयूएम में ग्रोथ दे रहा है एंड डिसबर्समेंट्स आर ग्रोइंग अराउंड 20%. उनका पैट का ग्रोथ था 25% एंड Q4 में भी पैट ग्रो अराउंड 25%. तो इनका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है कोई भी कंपनीज इन दिस सेगमेंट एक्सेप्ट इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस. जो इंडिया शेल्टर फाइनेंस है उनको ही ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है जब उनका पैट का ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू द एयूएम का ग्रोथ. ठीक है, एंड इनका अगर कैटेगरी भी देख लूँ कहाँ पे करता है लेंडिंग एयूएम का मिक्स इज बेसिकली होम लोन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 84% एंड आपका जो लैप हो गया दैट इज अराउंड 15% एंड 1% जो है वो शॉपकीपर लोन से आता है. पूरा सिक्योर्ड बुक है, 100% सिक्योर्ड. तो एसेट क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. GNPA NNPA आर वेरी वेरी इन कंट्रोल एंड मैनेजेबल. एंड इनका अगर देखूँ तो यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट विच होम फर्स्ट विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स. ठीक है, उनका यील्ड इज अराउंड 13.4% वर्सेज 13.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो थोड़ा कंप्रेस हुआ है तो ठीक है, मतलब उतना कोई मेजर इशू नहीं है. कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज अराउंड 8.4 वर्सेज 8.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड स्प्रेड इज अराउंड 5 वर्सेज 5.1 क्वार्टर. तो स्प्रेड उनका गाइडेंस भी यही है कि भाई स्प्रेड वुड बी अराउंड 5%. स्प्रेड इज बेसिकली यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, जो डिफरेंस आता है जो मार्जिन हम बोलते हैं. उनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दैट इज अराउंड 17% वर्सेज 16.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो ये इंप्रूव हो गया है. ROA का नंबर भी इंप्रूव हो रहा है, 3.5 हो गया वर्सेज 3.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर. एंड लेवरेज जो है, लेवरेज इज बेसिकली आपका जो टोटल जो एसेट्स हो गया डिवाइड बाय आपका जो इक्विटी होगा, पूरा नेटवर्थ जो है कंपनी का. तो दैट इज अराउंड 4.9. लास्ट क्वार्टर भी 4.9 था. अभी कंपनी ने ना QIP किया है. ठीक है, अभी QIP जब भी कंपनी को करता है, QIP इज बेसिकली फंड रेज करता है. तो नए नए शेयर होल्डर्स को लाता है इन द कंपनी. तो ये जब करता है तभी अभी उनका करंट नेटवर्थ इज अराउंड 2500 करोड़ के आसपास. ठीक है, तो इक्विटी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी जो बोलता है कैपिटल जो है दैट इज अराउंड 2500 करोड़. दे आर डूइंग फंड रेजिंग ऑफ अराउंड 1250 करोड़. तो अगर टोटल हो जाएगा आपका 2500 प्लस 1250 दैट वुड बी 3750 करोड़ के आसपास का उनका पूरा जो इक्विटी हो जाएगा. तो जब भी ऐसा कभी फंड रेज करते हैं तो आपका टेम्पररीली जो ROE का नंबर है दैट वुड सडनली ड्रॉप ऑफ. ठीक है, अभी इनका कितना है, अराउंड 17% का ROE का नंबर है. ठीक है, वो अभी जब भी इक्विटी रेज करेगा तो आपका जो डिनोमिनेटर रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला इज बेसिकली आपका जो पैट है डिवाइडेड बाय आपका जो नेटवर्थ है इक्विटी शेयर होल्डर्स नेटवर्थ. तो वो तो बढ़ गया अचानक से, तो 3750 आ जाएगा डिनोमिनेटर में सडनली जो 2500 था. तो ROE का नंबर विल कंप्रेस डाउन टू अराउंड 10-11% के आसपास हो जाएगा फ्रॉम Q1 ऑफ FY26. तो दे हैव डन इन अप्रैल में किया था. तो Q1 ऑफ FY26 में वो रिफ्लेक्ट होगा कि 10-11%. तो ये बुरा नहीं होता. ठीक है, कभी भी कंपनी करता है तो टेम्पररीली द ROE नंबर जो कंप्रेस हो जाता है. एंड उन्होंने तो लेवरेज रेशियो वो भी कम हो जाएगा. ठीक है, लेवरेज भी क्या होता है, एसेट डिवाइड बाय इक्विटी सडनली इंक्रीज हो जाएगा तो एसेट्स तो मतलब उतना ही रहेगा, मतलब बढ़ेगा बट नॉट एट अ रेट एट विच इक्विटी हैज रोजन सडनली. ठीक है, तो लेवरेज भी अभी उनका 4.9 है तो लेवरेज विल कम डाउन टू 3.3 के आसपास हो जाएगा लेवरेज. तो आपका जो ROE का नंबर है दैट वुड बी 10-11% इन Q1 में हो जाएगा. एंड उनका गाइडेंस है कि
इन FY26 के एंड तक दे वांट टू रीच अराउंड 15% के आसपास, 14-15% के आसपास हो जाएगा। तो ROE का नंबर तो ऐसे तो मतलब कंप्रेस होगा सर्टनली, दैट इज़ नॉट अ इशू। ROE का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। एंड दूसरी साइड अगर देखो तो एप्टस करके जो कंपनी है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, वो दे आर नॉट रेजिंग एनी फंड्स, बट वो लेवरेज ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। उनका तो बहुत ही कम लेवरेज है, अराउंड 2.3-2.4x ही है, एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज टू 4x। और उनका ROE इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अराउंड 7.5% का ROE है। तो दैट विल हेल्प देम टू बूस्ट अप देयर ROE का नंबर टू 22-23% के आसपास हो जाएगा इन अपकमिंग फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो ये एक दोनों में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजॉरिटी, बट एप्टस इज यूजिंग मोर लेवरेज एंड होम फर्स्ट इज रेजिंग फंड, ठीक है, फॉर ग्रोइंग, ठीक है। फिर उनका अगर देखूँ तो एसेट क्वालिटी में GNPA देखूँ तो डैट वॉज एट अराउंड 1.7, लास्ट क्वार्टर भी 1.7 था। NNPA स्टैंडर्ड 1.3, लास्ट क्वार्टर भी 1.3 था। 30+ DPD जो था दैट हैज़ इम्प्रूव्ड बाई 10 बेसिस पॉइंट्स, तो 3 हो जाएगा, ये 3% हो गया ये क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर था 3.1 क्वार्टर देखूँ तो। एंड 1+ DPD वॉज अराउंड 4.5 वर्सेज 4.8 क्वार्टर। ये DPD क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ डेज पास ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट इसमें 1+ DPD का मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, बट उन्होंने अभी तक उसका जो EMI अमाउंट हो गया वो पे नहीं किया। 30+ में आ गया, 30 डेज हैव बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, बट उन्होंने पे नहीं किया, तो 30+ हो गया, 60+ हो गया। अगर 90+ हो जाता तो वो NPA हो जाता है, NPA के कैटेगरी में काउंट हो जाता है। इनका मेजॉरिटी ऑफ द जो लोन बुक जो है, जो AUM का जो प्रेजेंस है, दैट इज़ इनटू गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये 3 स्टेट ही है, मतलब मेजॉरिटी अराउंड 40-45-50% के आसपास का AUM वहाँ से ही आता है। तो ये 3 स्टेट में मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। फिर इनका क्रेडिट कॉस्ट देखूँ तो डैट इज़ अराउंड 0.3%, तो भी मतलब वेरी लेस ही है, मतलब ऑल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में इट इज़ वेल मैनेजेबल, क्योंकि 0.3-0.4 तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरा सिक्योर्ड बुक है, 100% सिक्योर्ड सेगमेंट है। एंड इनका गाइडेंस यही है कि बाय FY27 तो दे वांट टू रीच एन AUM ऑफ अराउंड 20,000 करोड़, ठीक है, मतलब इन अपकमिंग 2 ईयर्स। अभी कितना अराउंड 12,700 करोड़ के आसपास है। तो दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड CAGR ग्रोथ ऑफ अराउंड 28-30% के आसपास। एंड उनका डिसबर्समेंट का ग्रोथ का गाइडेंस है कि 20-25% का ग्रोथ आएगा डिसबर्समेंट में। स्प्रेड जो था, यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, दैट वुड बी अराउंड 5-5.25% के आसपास। एंड उनका जो ब्रांचेस का जो ग्रोथ एडिशन है, दैट वुड बी अराउंड 30-35 ब्रांचेस दे विल ऐड एवरी ईयर, ठीक है। अभी उनके ब्रांचेस आई गेस they have around total branches 155 branches है, they added 22 branches in FY25 and they are planning to add around more 30-35 branches। तो मतलब एज अ बेस इंक्रीज उन्होंने ग्रोथ रेट कम नहीं कर लिया, मतलब 30 अगर है तो ऑन अ बेस ऑफ 155 दैट 30 वुड बी अराउंड 20-30% का ब्रांच एडिशन का ग्रोथ हो जाएगा। फिर जैसे जैसे ब्रांचेज इंक्रीज हो गए तो दे आर प्लानिंग 35-40 ऐड कर देंगे, मतलब एब्सोल्यूट नंबर कंपेयर टू द बेस नंबर वो इंपॉर्टेंट है, वो ग्रोथ देखना है, ठीक है। तो दैट इज अराउंड 20-30% का ब्रांच का ग्रोथ रेट, तो दैट इज गुड। दे आर ऑल्सो वर्किंग विद अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कि उनका अभी दे आर डूइंग अ फंड रेज एज वेल, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट रेटिंग अगर उनको अपग्रेड भी मिलता है, रेटिंग अपग्रेड, तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल कम डाउन, बिकॉज क्या रेटिंग जितना अपग्रेड होता है उनका क्या बोलते हैं, द एबिलिटी टू बोरो मनी एट अ चीपर रेट इंक्रीजेज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग आगे जाके थोड़ा कम हो सकता है अगर उनका रेटिंग अपग्रेड मिलता है तो। फिर ये हो गया उनका रेटिंग का बात। उनका AUM का ग्रोथ मतलब गाइडेंसेज अच्छा है, डिसबर्समेंट का भी ग्रोथ अच्छा है, स्प्रेड भी अराउंड 5% के आसपास है। बट अभी इनका देखेगा ना, अभी FY25 के स्टार्ट में दे टोल्ड दैट दे वुड ग्रो अराउंड 30% प्लस, ठीक है, ये तो अच्छा था। उसके बाद अभी FY26 में 28-30% के आसपास बोले, 27-30, थोड़ा डिक्रीज किया गाइडेंस, बट नॉट मेजर अमाउंट। बट अभी सडनली अगर 20% कर दिया तो वो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता, बट दे हैव टोल्ड दैट 26-30% करेंगे। सिमिलर टू आप देखो एप्टस का अराउंड गाइडेंस तो अच्छा है 30%, बट दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 25% किया ये क्वार्टर, ये ईयर में FY25 में। तो गाइडेंस के हिसाब से एप्टस इज़ बेटर, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से होम फर्स्ट बेटर है। बट ये सबके ऊपर आता है इंडिया शेल्टर, ठीक है।
वही जो कंपनी है दैट इज गिविंग गाइडेंस ऑफ अराउंड 35% का ग्रोथ, एंड दे आर डिलीवरिंग दैट 35% ग्रोथ, एंड उनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस इज दैट दे वांट टू रीच अराउंड 30,000 करोड़ का ईवीएम दे वांट टू रीच बाय FY 2030 तक. दैट कम्स टू CAGR ऑफ अराउंड 30-35%. उनका अराउंड अभी 7,000 करोड़ के आसपास का बेस है, एवीएम का बेस. तो जैसे जैसे बेस इंक्रीज होता है इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो, एंड इन होम फर्स्ट एप्टस में भी यही हो रहा है, ठीक है. एंड वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखूँ तो प्राइस टू बुक एप्टस होम फर्स्ट हो गया, they are trading at around 4 times के आसपास, whereas India Shelter with better growth numbers is trading cheaper at around 3.4 3.5x के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यूएशन देखो. पर मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया शेल्टर परफॉर्म करेगा, होम फर्स्ट नहीं करेगा, एप्टस नहीं करेगा. दूसरे जो है वो आधार एंड आवास हो गया, दैट आर वेल बिलो द एवरेज ग्रोथ. तो उनका अराउंड 18-20% के आसपास ही है ग्रोथ. So I feel India Shelter, Home First and Aptus are the three companies that are better placed in this affordable housing finance segment. फिर प्राइम हाउसिंग में आप हो गया, बजाज हाउसिंग हो गया, बट उनका वैल्यूएशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है. दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 5x प्राइस टू बुक. तो ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है. उतना ही रखते हैं. थैंक यू.